हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको हमने देख लिया था कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी जो किसानों द्वारा अपनी फसल बेची जाती है, तो वो जिस एक मूल्य सरकार एक मूल्य निर्धारित करती है, मान लो 25 रुपये पर केजी। तो इससे कम मूल्य पर सरकार नहीं खरीदेगी, है ना। अगर किसान बाजार में इससे ज़्यादा पे अगर बेचना चाहते हैं तो बेच सकता है, लेकिन अगर इससे कम का भाव मान लो बाज़ार में 20 रुपये पर केजी है और सरकार ने एमएसपी 25 रुपये पर केजी खरीदा है, तो किसान सरकार को 25 रुपये पर केजी में अपना अनाज बेच सकता है। इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। मतलब इससे कम में मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस 25 रुपये से 25 रुपये में आप बेच सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा और कोई दे रहा है तो उसको भी बेच सकते हैं, लेकिन सरकार कम से कम 25 रुपये में आपका जो भी फसल वगैरह है उसको खरीदेगी, ठीक है। अब देखो C1 C2 C3 ये क्या होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो आगत लागत रहती है ना, इनपुट कॉस्ट, उसे C1 बोलते हैं। C2 क्या होता है, जो आगत लागत होती है और जो पारिवारिक श्रम होता है। पारिवारिक श्रम जैसे घर में 5 लड़के 5 फैमिली मेम्बर्स है, तो पाँचों लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनका भी तो कुछ पारिश्रम हुआ, तो उसको C2 के अंतर्गत काउंट किया जाता है। C3 में क्या काउंट किया जाता है, C3 में ये दोनों काउंट तो किए जाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस ज़मीन का किराया, क्योंकि जिस ज़मीन पे वो किसान खेती कर रहा है उसका कुछ किराया भी तो होना चाहिए, है ना। प्लस आगत लागत और पारिवारिक श्रम की लागत, ये तीनों, जमीन का किराया भी C3 में जोड़ लिया जाता है। लेकिन अभी एमएसपी की गणना किस आधार पर की जाती है, एमएसपी की गणना C2 के आधार पर होती है। C2 मतलब इसमें ज़मीन का किराया नहीं जोड़ा जाता है ना। तो एमएसपी पे अभी देखो विवाद चल रहा है, आपको पता होगा। एमएसपी को किसान आंदोलन चल रहा है, तो एमएसपी को सरकार बोल रही है इसको कानून बनाया जाए। मतलब एमएसपी कभी कभी क्या होता है कि सरकार घोषित करती है बहुत सारी, जैसे 20 से ज़्यादा फसलों पर एमएसपी घोषित करती है, लेकिन खरीद केवल कुछ ही चीज़ों पर होती है। जैसे गेहूं पे होती है, चावल वगैरह पे होती है ना, कुछ जगह कुछ ही जो मेजर क्रॉप्स होती है उन पर खरीदी होती, जबकि जो छोटी मोटी क्रॉप्स होती है उस पर घोषणा तो करती लेकिन खरीदी नहीं होती। तो किसान आंदोलन में किसान ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी आधार बनाया जाए। हम जिस भी फसल को बोए, मतलब जिस पे भी एमएसपी घोषित किया है उस पर आपको खरीदना बाध्यकारी किया जाए, है ना। तो ये मांग कर रहे हैं, है ना। जितना भी हम एमएसपी पे बेचे, कितनी फसल हो हमारा, सब खरीदो आप। ये कानूनी मांग अभी चल रही है, ठीक है। तो हाल आपको यह याद रखना है कि एमएसपी अभी C2 आधार पर डिक्लेयर होता है। इस पर ज़मीन का किराया इंक्लूड नहीं होता है। मान लो 10 बीघा ज़मीन है ना, 10 बीघा ज़मीन है, तो इसमें सिर्फ आगत लागत और पारिवारिक श्रम की लागत के आधार पर एमएसपी निर्धारित होता है। ये नहीं देखेंगे कि ज़मीन मान लो कि ऐसी जगह जाओ उसका बहुत अधिक दाम में, लेकिन फिर भी वो किसान खेती कर रहा है, तो वहाँ ज़मीन का किराया तो बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर भी खेती कर रहा है। तो एमएसपी उस उन बेसिस को भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। न्यूनतम समर्थन मूल्य मैंने बता ही दिया था, फिर भी मैं बता देता हूँ जो लिखा है। अनाज की वो कीमत जिसके आधार पर भारतीय खाद्य निगम कृषकों द्वारा पेश किए गए अनाज की संपूर्ण मात्रा को खरीदने के लिए उत्तरदायी होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। खरीद मूल्य क्या होता है, प्रोक्योरमेंट प्राइस। अनाज की वो कीमत जिसके आधार पर एफसीआई जन वितरण प्रणाली और बफर भंडार की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निर्धारित मात्रा में अनाज खरीदता है, उसे खरीद मूल्य कहते हैं, ठीक है। मतलब एफसीआई भी तो खरीदता है, वो खरीद मूल्य कहलाता है, ठीक है। इशू प्राइस क्या होता है, निर्गत मूल्य। जिस कीमत पर एफसीआई जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को अनाज देता है उसे निर्गत मूल्य कहते हैं। राज्य सरकारों को एफसीआई अनाज देता है उसे हम इश्यू प्राइस कहते हैं, निर्गत मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। इश्यू प्राइस मान लो कि 200 रुपये और प्रोक्योरमेंट प्राइस 1800 रुपये, तो अब 1600 रुपये का क्या होगा, 1600 रुपये सब्सिडी के लाएगा, प्रकट सब्सिडी के अंतर्गत आएगा। अब प्रकट सब्सिडी में क्या क्या आता है, परिवहन लागत आती है, भंडारण लागत आती है, प्रशासनिक लागत ये वगैरह सब आ जाती है इसमें, ये प्रकट सब्सिडी कहलाती है। अब हमको क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक उपकरणों और तकनीक का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। रिसाव की समस्या को कम करने के लिए डिजिटल निगरानी की व्यवस्था अपनानी चाहिए, है ना। डिजिटल निगरानी मतलब ऑनलाइन रिकॉर्ड्स रखना चाहिए। ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ में अपनाया गया था, इसे छत्तीसगढ़ मॉडल भी कहते हैं। लाभार्थियों का लक्ष्यीकरण अभियान चलाया गया है, अर्थात जो पात्र लाभार्थी हैं वो बने रहे, फर्जी लाभार्थियों की छटनी हो। राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है ना। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन
वन राशन कार्ड, है ना, ये आ चुका है। तो इससे काफ़ी फायदा हो रहा है लोगों को। जन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, इससे आशा है कि असरदार होंगे और खाद्य सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। अब हम देखते हैं पशुपालन का अर्थशास्त्र। पशुपालन का अर्थशास्त्र मतलब जो खेती से संलग्न चीज़ें होती है ना, पशुओं को किस तरह से हम प्रयोग में ला सके। पशुपालन के लाभ क्या क्या होते हैं? क्योंकि ये कृषि से संबद्ध कार्य माना जाता है, इसलिए पशुपालन को बढ़ावा देने से कृषि की समृद्धि दर तेज होगी और अंततः जीडीपी की समृद्धि दर भी तेज होगी। क्योंकि पशुपालन एक श्रम सघन कार्य, इसलिए इसे बढ़ावा देने से रोजगार के अवसरों में तेज वृद्धि होगी। कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए सरकार की रणनीति का यह अभिन्न हिस्सा है। खाद्य सुरक्षा के लिए, विशेषकर पौष्टिक पोषण सुरक्षा के लिए पशु उत्पादों के उपयोग के साथ साथ उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है। विश्व बाजार में पशु उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देना जरूरी है। चमड़ा उद्योग चमड़ा उद्योग पशुओं के चमड़े पर आधारित है। इस उद्योग की प्रगति के लिए भी पशुपालन को बढ़ावा देना जरूरी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फसलों के साथ साथ पशु उत्पादन पर भी निर्भर है, अतः पशुपालन उद्योग पर ध्यान देना जरूरी है। खाद्य उद्योग में भी पशु उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। बर्तन उद्योग में भी पशु उत्पाद का प्रयोग किया जाता है ना, जैसे बोन चाइना क्रोकरी, ये आपने देखी होगी। पशुपालन से स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। कृषि क्षेत्र के लिए जैव उर्वरक की आपूर्ति के लिए भी सहायक होता है। गोमूत्र की बाजार में मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए भी पशुपालन को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा ऑनलाइन गोमूत्र का ऑर्डर भी होता है, पतंजलि वगैरह पे आप देखते हैं कभी कभी। लेकिन इसकी बहुत सारी समस्याएं भी है। क्या क्या है? पशुपालकों के सामाजिक दशाएं कमजोर है, इसलिए युवाओं के प्रति इसका कम रुझान है। देखो, जो कोई पशु चराता है तो उसे सही बताए तो अच्छी उससे मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है। कहते हैं कि ये तो भैंस चरा रहा है ना, इस तरीके से। जबकि अगर अच्छे से कार्य किया जाए तो उसमें काफ़ी बेनिफिट है भैंस के दूध में। क्योंकि 87% की किसान सीमांत लघु एवं लघु मध्यम है और उनके पास पूंजी का अभाव है, इसलिए भी वो पशुपालन को नहीं अपना पाते हैं। हरित क्रांति के व्यापक प्रभाव के कारण गांव में खेती का इतना विस्तार हुआ है कि चारागाह को ही खेत बना दिया गया है। पशु चारागाह की कमी भी एक समस्या है ना, पशुओं के चारागाह की समस्या बनी हुई है। हार्वेस्टर के बढ़ते उपयोग के कारण सूखे चारे की भी कमी हो रही है। हालांकि औद्योगिक कारखानों में पशु चारे का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन मांग आपूर्ति में बड़ा अंतराल है। देखो, औद्योगिक या कारखानों में पशु चारा बन रहा है और गाँव में बेचारा किसान पशुओं को लेके बैठा है, अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचाए? तो ये मांग आपूर्ति बनी हुई है ना। बड़े शहर में उत्पादन हो रहा है और बेचारे जो किसान वगैरह है छोटे छोटे शहरों में या गाँव में, उनके लिए चारा इकट्ठा करना काफ़ी दूभर हो जाता है और चारा महंगा भी मिलता है। इस तरीके से देश के कई प्रकार की पशु बीमारियां फैली रहती है। पशु चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों की कमी है। पशुओं के दवा बनाने वाले औद्योगिक संस्था की कमी है। पशु उत्पादों के मंडियों को पूरे देश में विकास नहीं हो पाया है, इसलिए पशुपालकों को अपने उत्पाद बेचने में कठिनाई आती है। अच्छी कीमत नहीं मिलती और कभी कभी उत्पाद बिक ही नहीं पाता है। पशु उत्पादों के भंडारण के लिए वैज्ञानिक उपकरणों युक्त भंडार गृह की भी कमी। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार तो हो रहा है, लेकिन अभी भी कई प्रकार की कमियां हैं। हालांकि सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के कई कार्यक्रम चला रखे, लेकिन उनके क्रियान्वयन और कार्यकुशलता में कई कमियां हैं। ठीक है, तो ये पशुपालन है ना। अब ये इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं क्योंकि मेरे द्वारा बनाए गए थे, है ना। ठीक है, अब ये यहाँ पे अपन देखते हैं ये पशुपालन करते साथ दिखा रखा है कि देखो ड्राइवर मतलब बस आपको कोई सी चीज़ खरीदते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आपको पशुपालन में फ़ायदा होता है। मान लो कि आपने ट्रैक्टर खरीदा है ना, गाड़ी खरीदी, ये चीज़ खरीदी, और पशुओं में क्या है, वृद्धि होती जाती है। जबकि अन्य चीज़ों में जैसे गाड़ी में कमी आती जाती है, घर्षण होता जाता है, नष्ट होती जाती है। जबकि पशु तो एक प्राणी है, तो उसको बार बार उनको वृद्धि होती जाती है प्रजनन के द्वारा। अब देखते हैं हम संविदा कृषि क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये एक व्यापारिक कंपनी या खाद्य प्रसंस्करण कंपनी के साथ किए गए संविदा में उल्लेखित मानकों और शर्तों के अनुसार अपनाई गई पद्धति को संविदा पद्धति
कहते हैं, संविदा कृषि कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले इनकी अवस्थिति देखेंगे, इनका महत्व क्या है, अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, कोल्ड चेन प्रबंधन, लॉजिस्टिक प्रबंधन, इन सबको हम देखेंगे। प्राथमिक उत्पादन कार्य क्या होता है, प्राथमिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा वस्तु बनाने की प्रक्रिया को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं और उत्पादित वस्तु को प्राथमिक वस्तु कहते हैं। प्राथमिक उत्पादन कार्य से जुड़ी समस्त संस्थागत व्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि और संबंधित क्षेत्र आता है, वानिकी और लट उत्पादन आता है, मत्स्य उत्पादन आता है, खनन और उत्खनन आता है। द्वितीयक वस्तु और उत्पादन फार्म में क्या होता है, प्राथमिक वस्तु की बनावट में ऐसा परिवर्तन जिसमें इसकी उपयोगिता बढ़ जाए अर्थात मूल्यवर्धन हो जाए, द्वितीयक कार्य कहते हैं। इस प्रक्रिया से बनी हुई वस्तु को द्वितीयक वस्तु कहते हैं। द्वितीयक वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी समस्त संस्थागत व्यवस्था को द्वितीयक उत्पादन क्षेत्र कहते हैं, है ना। जैसे गेहूं प्राथमिक है, जबकि पत्थर, लोहा, तांबा, आटा, इन सबका मतलब ये द्वितीयक कार्य कहलाता है। अब अवस्थिति देखते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की इंडिया में। भारत में प्रचलित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है ना। कौन कौन से भागों में, परंपरागत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। अब हम दोनों में देखते हैं क्या क्या है। परंपरागत प्रसंस्करण इकाइयाँ ज़्यादातर ग्रामीण अंचलों में पाई जाती है। आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयाँ ज़्यादातर शहरी और उपशहरी अंचलों में पाई जाती है। परंपरागत इकाइयाँ सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी तकनीक और उपकरणों द्वारा प्रसंस्करण का काम करती है। आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयाँ आधुनिक विश्व में उपयोग में होने वाली तकनीक और उपकरणों का प्रयोग करती है। परंपरागत खाद्य प्रसंस्करण के कार्य में प्राकृतिक रसायनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इंसान के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण के कार्य में प्रयोगशाला में बनाए गए कृत्रिम रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस कारण कई बार इंसान के स्वास्थ्य पर आधुनिक प्रसंस्करण खाद्य वस्तुओं का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। परंपरागत खाद्य प्रसंस्करण उपयोग उद्योग में काम करने वाले उद्यमी और श्रमिक दोनों की आर्थिक और सामाजिक दशा चिंताजनक है। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण में काम करने वाले उद्यमों की आर्थिक सामाजिक स्थिति काफ़ी समृद्ध है तथा श्रमिकों की स्थिति भी सकारात्मक है। परंपरागत खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों में आधुनिक प्रबंधन कौशल, विपणन रणनीति और उत्पादन विविधीकरण जैसे कौशल की कमी देखी जाती है। आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों में विश्व के अलग अलग देशों में प्रचलित सर्वश्रेष्ठ प्रबंध कौशल, विपणन रणनीति और उत्पाद विविधीकरण को अपनाया है। परंपरागत उद्यमियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं की भी कमी दिखती है, जैसे बुनियादी सुविधा, सड़क, बिजली, भंडार गृह, आपूर्ति श्रृंखला आदि। अपनी पूंजी के बल पर और सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप भी आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों ने विभिन्न प्रकार की सुविधाएं विकसित की है और इनके और अधिक विकास के लिए सरकार निरंतर दबाव डालते रहते हैं। ठीक है। जैसे कोई चीज़ है खेत में है तो वो फैक्ट्री में जाएगी, फैक्ट्री से मंडी में जाएगी। इसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के अंतर्गत देखा जाता है और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड, अप स्ट्रीम और डाउनवर्ड स्ट्रीम के अंतर्गत इसे देखा जाता है। अब देखते हैं लॉजिस्टिक प्रबंधन क्या होता है। प्राथमिक उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता के प्लेट तक आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और इस प्रकार का समन्वय के विभिन्न चरणों से समयबद्ध रूप से वस्तु आगे बढ़ती रहती है और अंततः समय पर उपभोक्ता को प्राप्त हो जाए लॉजिस्टिक प्रबंधन कहा जाता है ना। मतलब एक लॉजिस्टिक में चेन रहती है ना, जैसे यहाँ पर चीज़ उत्पादित होती है और उपभोक्ता के अंतिम बिंदु तक पहुँचाने में जो भी चीज़ें लगती है उसे लॉजिस्टिक प्रबंधन कहते हैं। 1986 में कृषि विकास की नई रणनीति आई थी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और फूड पार्क स्कीम योजना को अब हम देखते हैं। फूड पार्क स्कीम क्या है, एक स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र जहां बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास करके रियायती कीमत पर उद्यमियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित किए जाते हैं ताकि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और ऐसे वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो, है ना। ग्रोथ सेंटर्स बनते हैं, है ना, समृद्धि केंद्र, इंडस्ट्रियल संपदा, जैसे नोएडा नया ओखला औद्योगिक विकास केंद्र न्यू, है ना, तो ये नोएडा इसी नाम से जाना जाता है। 1988 में पेप्सी, 1996 में PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कृषि की परिभाषा में खाद्य प्रसंस्करण को भी शामिल किया गया।
2000 में क्या है, नई राष्ट्रीय नीति आई। इसमें 3C की अवधारणा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग। 2001 में एग्री एक्सपोर्ट जोन आए, कार्यक्रम आए। 2005 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान लाया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसमें धान, गेहूं, मोटा अनाज और बाद में दाल को भी जोड़ा गया। 2007 में मेगा फूड पार्क स्कीम आई गई। निगम कृषि क्या होती है, यदि एक कंपनी आधुनिक तरीके से कृषि कार्य का संचालन करे तो इसे निगम कृषि कहते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग कहते हैं। निगम कृषि दो प्रकार की हो सकती है। पहला, गैर कृषि व्यवसाय में पहले से सक्रिय कंपनी कृषि व्यवसाय में प्रवेश करे, जैसे रिलायंस कंपनी। दूसरा, एक गांव या आसपास के कई गांव के कम से कम 10 किसान मिलकर एक कृषि उत्पादन संस्था, फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ बनाते और कुछ वर्षों के अनुभव के बाद इस संस्था का कंपनी अधिनियम में पंजीकरण करा ले तो संस्था द्वारा किए जा रहे कृषि कार्य को निगम कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि, सहकारी संस्था के आधार पर आपने पढ़ा समझा इसको, किसानों के साझा स्वामित्व वाली संस्था को कृषक सहकारी संस्था कहते हैं। संस्था में स्वामित्व होने के बावजूद सभी सदस्य किसान मेहनतकश किसान होते हैं। 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति आई। 2003 में कनकून सम्मेलन आया। फरवरी 2003 में डाउन टू अर्थ में सुनीता नारायण, इसमें कहा गया कि पेप्सी जो आती ना कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें जहर है। इस तरह की बातें आई, है ना। देखो मैगी पे भी कभी कभी आरोप लगते रहते हैं, जो अपन खाते हैं ना मैगी। फूड पार्क केवल 36, मेगा फूड पार्क 36 प्लस लंबवत दोनों संबंध रहते हैं, है ना। अब हम देखते हैं भारत में भूमि सुधार। कृषि की संस्थागत व्यवस्था में सुधार को भूमिगत सुधार कहते हैं। विरासत में औद्योगिकरण, भू व्यवस्था मिली, गांव में एक व्यापक बेरोजगारी और बीमारी आदि समस्या है जिनके समाधान में भू सुधार और मददगार होगा। कृषि की उत्पादकता में सुधार होगा। कृषि और ग्रामीण समाज की चेतना का आधुनिकीकरण होगा। उत्पादन में सतत वृद्धि के लिए, ताकि खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और निर्यात संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिले। भू व्यवस्था की समस्याएं, भू स्वामित्व के विश्वसनीय दस्तावेज की कमी थी, है ना। भू स्वामित्व की संरचना असंतुलित और विकृत। भूस्वामी और बटाईदार के आर्थिक संबंधों में तार्किकता का एवं न्याय का अभाव था। भूजोत का आकार निरंतर छोटा हो जा रहा है। दस्तावेजों के विकास के कार्य चल रहे हैं। 1986 में कंप्यूटरीकृत दस्तावेज बनने लगे। भू हदबंदी कानून आए गए, है ना, लैंड सीलिंग एक्ट, है ना। अधिशेष भूमि का आकलन किया गया, इससे अधिशेष भूमि का अधिग्रहण और उसका पुनः वितरण किया गया है। बटाईदार कानून आए, 3NC एक जिसे बोलते हैं। बटाई की न्यूनतम अवधि तय कर दी गई। भूस्वामी का अधिकतम हिस्सा, जिसे रेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये सब चीज़ें आई, जिसको हम भू सुधार के अंतर्गत देखते हैं। भूस्वामित्व की टूट, उपविभाजन, है ना, उपखंडन, चकबंदी हो जाती है छोटे छोटे भूखंडों को जोड़कर, इसे ही चकबंदी कहते हैं ना। इन सबको जोड़ के एक भूखंड बना दिए, चकबंदी, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ें चल रही है। इनको भू सुधार एक बहुत बड़ा टॉपिक है। भू सुधार से संबंधित बहुत सारे कानून भी आए। अभी 3 कृषि कानून को सरकार ने निरस्त किया है बनाने के बाद, है ना। तो ये मेंस का अच्छा खासा टॉपिक है। और भूमि अधिग्रहण कानून भी बनते हैं, ठीक है। तो ये सब भूमि सुधार के अंतर्गत आप डिटेल में देख सकते हैं। और भारत एक किसानों, देखो भारत में लगभग बहुत सारे लोग किसानी से आसानी से परिचित है ना। कुछ ही वर्ग है जो किसानी से बहुत ही कम परिचित है। तो भूमि से संबंधित आसानी से जो किसानों की समस्या है, भूमि सुधार के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, और MSP वगैरह की तार्किकता का क्या महत्व है, तो आसानी से लोग लिख सकते हैं। आंसर राइटिंग में आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं उदारीकरण और औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहता है। देखते हैं उदारीकरण। अर्थव्यवस्था की विभिन्न संस्थाओं एवं क्रियाकलापों, उत्पादन, व्यापार, निवेश, उपभोग आदि पर स्थापित कानून और प्रशासनिक नियंत्रणों को कम करने की वैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, विभिन्न प्रकार की आर्थिक संस्थाओं को बाजार की मांग और आपूर्ति
शक्तियों के अनुसार चलने की स्वतंत्रता को बाजार उदारीकरण कहते हैं। अब देखो, भारत ने नई आर्थिक नीति लाया था 1991 में, है ना। इसके अंतर्गत स्थिरीकरण उपाय और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम या आर्थिक सुधार कार्यक्रम लाया था। ठीक है। इसके अंतर्गत एलपीजी भी बना था, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मनमोहन राव मोडा लाया था। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी? 6 अप्रैल 1948 को। दूसरी औद्योगिक नीति कब बनी? 30 अप्रैल 1956 को दूसरी बनी। तो तीसरी कब बनी? 24 जुलाई 1991 को। पहली औद्योगिक नीति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको प्रस्तुत किया था। इसमें क्या क्या बंद किए गए थे? औद्योगिक वस्तुओं का वर्गीकरण, प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग नीति बनाई गई थी। इसमें 3 सूचियां बनी थी, का, ख और ग। ठीक है। अनुसूची 1 में जो काम में थी, 3 वस्तुओं को रखा था, परमाणु, रेलवे और रक्षा। इस पर केंद्र का अधिकार था। और ख में 6 वस्तु थी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का था। 6 कौन कौन सी थी? लौह इस्पात, सीमेंट, कोयला, बिजली, कच्चा तेल और पेट्रोलियम। ठीक है। और ग एक श्रेणी थी जिसमें निजी चीज़ें रखी गई थी, सामान्यतः जो निजी चीज़ें थी, है ना। और ये जो छः चीज़ें मैंने बताई है, इन्हीं 6 उद्योगों को बुनियादी ढांचा उद्योग भी कहते हैं। वर्ष 2009 में इस वर्ग में प्राकृतिक गैस उद्योग एवं उर्वरक को भी शामिल किया गया है। सरकार ने ये स्पष्ट किया कि औद्योगिक संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक नीतिगत सहयोग सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की संस्थाओं को उनकी जरूरत के आधार पर दिया जाएगा। इस मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। औद्योगिक संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संस्थाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार वित्त क्षेत्र का विकास करेगी। वो स्वयं वित्त संस्था स्थापित करेगी और निजी क्षेत्र को वित्त संस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। 1948 में ही सरकार ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की स्थापना की। संसद से आरबीआई राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित कर 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया। 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम भी पारित किया। 1951 में राज्य वित्त आयोग अधिनियम पारित कर विभिन्न राज्यों में राज्य वित्त निगमों की स्थापना की गई। निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित कर 1955 में आईसीआईसीआई की स्थापना कराई। इंपीरियल बैंक का पुनर्गठन कर 1955 में एसबीआई की स्थापना की और 1955 में ही लगभग 240 निजी जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर 1956 में एलआईसी की स्थापना की। औद्योगिक संस्थाओं की प्रगति के लिए आवश्यक प्रशिक्षित कामगारों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी करेगी। इसमें निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी। सरकार ने 1951 में आईआईटी खड़गपुर की स्थापना की। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की भी तेजी से स्थापना की गई और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की निगरानी और मार्गदर्शन के लिए पहले से स्थापित एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को व्यापक अधिकार दिए गए। विदेशी कंपनियों को आश्वासन दिया गया कि उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा और एफडीआई को भी निरंतर प्रोत्साहित किया गया। अब आती है द्वितीय औद्योगिक नीति 1956। इसमें भी का, खा और गा तीन श्रेणी थी। ठीक है। इसमें का में 17 वस्तु थी, खा में 12 वस्तु थी, है ना। ये सारी वस्तु इसमें दिखाई गई और जो बची हुई वस्तु थी उसे गा श्रेणी में रखा गया था। वर्ग का की वस्तुओं के उत्पादन के लिए नई संस्थाएं सिर्फ सरकार स्थापित करेगी, लेकिन पहले से स्थापित निजी संस्थाएं भी चलती रहेंगी और उन्हें विस्तार की अनुमति भी दी जाएगी। ठीक है। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में हुई है। अब इससे क्या फायदा हुआ? उत्पादन में वृद्धि, जीडीपी की उद्योग में भूमिका बढ़ी, रोजगार की संख्या और गुणवत्ता बढ़ा, आयात प्रतिस्थापन कम हुआ, है ना। मतलब आयात प्रतिस्थापन क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ बाहर से मंगा रहे हैं, है ना, उसी का हम अपने देश के अंदर उत्पादन कर रहे हैं तो आयात प्रतिस्थापन कहलाएगा, है ना। कोई चीज़ बाहर से मंगा रहे हैं, उसको अपन भारत में बनाने लगे तो वो चीज़ रुक जाएगी ना, तो इसको आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक
परिवेश में वृद्धि हुई। तृतीय औद्योगिक नीति का भाई 1994 में, 24 जुलाई 1994 में। ठीक है, एलपीजी का आया था, सब इस एलपीजी प्रणाली आई थी, कौन लाए थे? मनमोहन सिंह लाए थे, नरसिंह राव सरकार के कार्यकाल में। तो इन सब चीज़ों का उस पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा भारत की अर्थव्यवस्था पर। इसमें क्या हुआ, औद्योगिक वस्तुओं का वर्गीकरण और प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग नीति अपनाई गई, है ना। काम में 17 चीज़ें रखी, आरक्षित सूची, है ना। खा में का और खा को मिला दिया गया शेष उद्योग से, है ना। डी लाइसेंसिंग की प्रोसेस आई, मतलब देखो 1991 की जो नीति आई थी वो काफ़ी लिबरल नीति थी। इसमें लाल फीताशाही को कम करने का प्रयास किया गया है। सरकार का नियंत्रण निजी उद्योगों को से मतलब इस तरह से बने गए कि व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा मिले, है ना। रेड टेपिज्म के उदाहरण कम हो। संसद ने 1951 में औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट IDRA पारित किया, जिसके माध्यम से सरकार औद्योगिक संस्थाओं की निगरानी करती है और सही दिशा में मार्गदर्शन करके विकास की प्रक्रिया को स्वस्थ बनाती है। इस अधिनियम में दी गई अनुसूची में जिन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है उनके उत्पादन के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। इस नीतिगत व्यवस्था को आवश्यक लाइसेंस व्यवस्था, कंपलसरी लाइसेंसिंग सिस्टम कहते हैं। 1970 में सरकार ने इस सूची में अनेक वस्तुओं को डाल दिया, अर्थात लाइसेंस व्यवस्था को व्यापक बना दिया गया। ठीक है, बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 में आया, मैंने आरबीआई के समय पढ़ा दिया था। आरबीआई एक्ट 1934 में आया, है ना। 1993 में 8 निजी बैंकों को लाइसेंस दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसी के आधार पर आप इंडियन इकोनॉमी को देख सकते हैं। कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। पढ़ते वक्त सबसे पहले आपको उसका चिंतन करना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, है ना। फिर उसका मनन करना है, जो पढ़ लिया उसको बार बार मन में दोहराना है। ठीक है, मनन करने के बाद आपको क्या करना है, उसको लिखना है आंसर राइटिंग के थ्रू, अभिव्यक्त। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है ना। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको चिंतन कर पा रहे हो क्या? वो पढ़ने के बाद आप उसको मनन कर पा रहे हो क्या? पढ़ने के बाद उन चीज़ों को बंद करने के बाद आप खुद से बोल के सुन रहे हो उन चीज़ों को, तो वो मनन कहलाएगा। और जब आंसर लिखते हो या कहीं भी लिखते हो उस चीज़ को, तो बिना देखे हुए उन चीज़ों को लिख पा रहे हो क्या? और लिख पा रहे हो तो अभिव्यक्त कर पा रहे हो। ये तीनों चीज़ें अगर हो रही है तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वाले वीडियोस में हम ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।